नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। गुजरात, बड़े बड़े नेताओं की जन्म और कर्मभूमि। कौन जीत रहा है गुजरात? बार बार लगातार हर चौक चौराहे पर हमसे ये सवाल पूछा जाता है, तब भी जब हम और हमारे साथी गुजरात के अलग अलग इलाकों में, कच्छ में, सौराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में, ट्राइबल एरिया में, मध्य गुजरात में, बड़े महानगरों में या फिर उत्तरी गुजरात में रिपोर्टिंग करते हैं, और तब भी जब हम गुजरात के बाहर होते हैं, क्या न्यूज़ रूम, क्या शादी समारोह, क्या मित्रों की बैठकी और क्या फ़ोन कॉल, कौन जीत रहा है गुजरात, सबकी दिलचस्पी है। दिलचस्पी की वजह क्या है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से आते हैं। गुजरात में कई किस्म के राजनीतिक प्रयोग हुए। चुनाव से लगभग एक बरस पहले मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया। बड़े पैमाने पर मंत्रियों समेत वरिष्ठ विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के टिकट काटे गए। निकाय चुनावों में, नगर पालिका में, म्यूनिसिपल कमिश्नरी में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने और खासतौर पर पंजाब विधानसभा में जीत के बाद गुजरात पर फोकस कर दिया। भरोसा था उन 27 कॉरपोरेटर्स का जिन्होंने सूरत की नगर पालिका में झाड़ू का खाता खोला था। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया, सारे संसाधन और समय मोड़ दिया गया। उधर कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ये कहती रही कि हम चुनाव को स्थानीय रखना चाहते हैं, शोर शराबे से दूर प्रचार करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे प्लेयर्स भी थे। तो लोगों की दिलचस्पी की सारी वजहें मौजूद थी गुजरात में, और इसी गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूरा हो गया है। इस मतदान के बाद भी पूछा जा रहा है फोन करके, किसको लीड मिली? लोग कम निकले क्या वोट डालने के लिए? सौराष्ट्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में पिछले 3 दशक की सबसे मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ी थी, क्या वहां पर पार्टी रीगेन करेगी? आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस हैं ईसुदान गढ़वी, क्या वो जीत दर्ज करेंगे? परेश धरानी समेत कांग्रेस के कई कद्दावर नेता क्या अपना मोर्चा बचा पाएंगे? और फिर बात सूरत पर आ गई, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी के सांसद CR पाटिल आते हैं, जहां से 8-10 महकमे संभालने वाले गृह मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हर्ष सांघवी आते हैं। तो इन सब दिलचस्पियों के बीच हमें लगा कि लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पर जो टीम्स गई थी, जो रिपोर्टर्स गए थे, उनसे पूछा जाए। हमें लगा कि जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, दूसरे मीडिया प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए रिपोर्टर्स हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनसे भी पूछा जाए कि इस पहले चरण के बाद मंजर क्या दिख रहा है। क्योंकि अब तक आप लल्लन टॉप के जमघट सीरीज के इंटरव्यूज़ में नेताओं को सुन चुके हैं। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और कुछ एक सभाओं समेत राहुल गांधी ने अपने भाषणों से कैसा बज़ पैदा किया, इसके बारे में भी देख और सुन चुके हैं। नेता नगरी में भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। पर आज बात आंकड़ों की होगी और आंखों देखी की होगी, ताकि आपको अपने हिस्से के सवाल के कुछ संकेत मिल जाएं कि कौन जीत रहा है गुजरात, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावी हैं। सारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आप तक ये बात पहुंचाएंगे बड़ी खबर में, और उसके बाद होंगी हमेशा की तरह सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले रुख गुजरात का। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इनमें से 89 यानी 1 कम 90 सीटों पर आज मतदान हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी गुजरात के इस नक्शे पर नजर डालिए। जो इलाके पीले रंग में हैं वो हैं कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात। सौराष्ट्र और कच्छ एक दूसरे से लगे हुए इलाके हैं। कच्छ को आप रन और नमक के खेतों के लिए जानते हैं। सौराष्ट्र में भावनगर, राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, सुरेंद्रनगर, बोटाद जैसे कई शहर हैं। चुनाव से ऐन पहले जिस मोरबी में झूला पुल हादसा हुआ था, वो भी सौराष्ट्र में ही है। इन दोनों इलाकों में कुल सीटें हैं 54, कच्छ और सौराष्ट्र मिला के। दक्षिणी गुजरात में कुल सीटें हैं 35। इनमें से 16 तो अकेले सूरत जिले में ही पड़ती हैं, जो कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। दक्षिणी गुजरात में ही नर्मदा और भरूच जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले भी हैं। कहीं पर छोटू भाई वसावा का असर है,
तो कहीं जाने पर आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अहमद पटेल के किस्से सुनने को मिलते हैं। और भाजपा के नेताओं का तो मैंने आपसे जिक्र किया ही। सूरत से ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जीत कर आते थे, सूरत से ही काशीराम राणा जीत कर आते थे जो अटल सरकार में कपड़ा मंत्री बनते थे, और सूरत से ही अब CR पाटिल आदि आते हैं। 2022 में कौन सी पार्टी इन इलाकों में कहां और कितना जोर लगा रही है, उसके स्पष्ट कारण खोजे जा सकते हैं पुराने नतीजों के गणित और कुछ बड़ी घटनाओं में। साल 2012 के नतीजों पर सबसे पहले गौर करिए। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों में भाजपा ने तब 35 सीटें जीती थी। ये मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव था। भाजपा ने जीती 35 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में आई थी 16 सीटें। केशुभाई पटेल की तब अलग पार्टी थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी। उसने 2 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। यानी सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस से दोगुनी से भी ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती थी। और जब दक्षिण गुजरात में पहुंचे तो और बड़ा कारनामा किया। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 80% का। कुल 35 सीटों में से बीजेपी जीती थी 28 सीटें, कांग्रेस जीती थी 6 और अन्य के खाते में गई थी 1। 2012 का चुनाव तब लड़ा गया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात में पूरी तरह जम गए थे। 1 दशक से ज्यादा हो गया था और इसके बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर ही गया। 2014 में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इसकी पहली संभावना तब नजर आई थी जब 2012 की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजराती के बजाय हिंदी भाषा में अपने मतदाताओं को संबोधित किया था। उसके बाद के इतिहास से आप वाकिफ हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन गुजरात के भीतर भाजपा के प्रदर्शन पर यह बात लागू नहीं होती। 2015 से पाटीदार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके नतीजे में भाजपा ने आनंदीबेन पटेल से इस्तीफा लेकर विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी तरह जीत पाई, लेकिन 1995 के बाद आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सबसे खराब स्कोर रहा। पार्टी को 182 में से 99 सीटें मिली, यानी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ज्यादा। पार्टी को हुआ नुकसान उस सौराष्ट्र में देखा गया जहां के देहाती इलाकों में पाटीदार समाज का असंतोष चरम पर था। दक्षिणी गुजरात के सबसे बड़े शहर सूरत में भी जहां जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन सीटों के मामले में इसी सूरत ने बीजेपी की सूरत दुरुस्त रखी, उन्हें सत्ता में लौटाया। सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों की बात करें 2017 में तो बीजेपी जीती थी 23, यानी 5 साल में 12 सीटों का नुकसान। कांग्रेस जीती थी 30 सीटें, यानी 14 सीटों का फायदा, और अन्य को मिली थी 1 सीट। हालांकि कांग्रेस सौराष्ट्र में और भी ज्यादा बढ़त का भरोसा करे बैठी थी, लेकिन 2 बड़े शहरी केंद्रों में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। सौराष्ट्र के ये थे भावनगर और राजकोट। अब 2017 के चुनाव में हम चलते हैं दक्षिणी गुजरात की तरफ। सूरत शहर के नतीजे जैसा मैंने आपको बताया बीजेपी की साख बचाने वाले थे, क्योंकि 16 में से 14 सीटें पार्टी ने जीत ली थी और इन आंकड़ों की बदौलत इस इलाके की 35 सीटों में से बीजेपी जीती थी 25, यानी उसे सिर्फ 3 सीटों का नुकसान हुआ था 2012 के मुकाबले। कांग्रेस जीती थी 8 सीटें, यानी उसे सिर्फ 2 सीटों का फायदा हुआ था, और छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात का महत्व क्या है बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए यह अपेक्षित था कि पार्टी 2022 के चुनाव में इस पहले चरण पर अतिरिक्त ध्यान देगी। इसलिए इस बार भी चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। भाषणों में कहा गया कि 2022 में जीतेंगे तो 2024 का दावा दुरुस्त रहेगा। याद दिलाया गया कि एक गुजराती है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गुजराती अस्मिता का नारा रिपीट किया गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि अपने प्रादेशिक विकास कार्यों, जाति समीकरणों, एंटी इनकम्बेंसी को नलीफाई करने के लिए कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने के अलावा चुनाव को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता पर एक जनमत संग्रह में तब्दील कर दिया जाए, जहां पर प्रादेशिक अस्मिता सर्वोच्च रहे। इसीलिए सौराष्ट्र में कई जगह प्रधानमंत्री को जो अपने भाषण देने पड़े, उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसी पर जोर दिया। बीजेपी के लिए ये वो ट्रम्प कार्ड है जो अब तक कारगर रहा है। इसीलिए जब पहले फेज का मतदान चल रहा था तब प्रधानमंत्री दूसरे फेज वाले शहर अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे। वोटिंग के समय टीवी स्क्रीन पर ये सब नजर आ रहा था और बीजेपी को भरोसा था कि इस रोड शो की बदौलत और इस तरह की और भी प्रचार की बदौलत
इस दुर्ग पर उनका कब्जा जो 1995 से है बना रहेगा। तो नरेंद्र मोदी फैक्टर सबके सामने था, लेकिन 2017 से 2022 आते आते गुजरात में कई और बदलाव भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार और सूबे में सीएम बदल चुकी है, भूपेंद्र पटेल कुर्सी पर आ चुके हैं, एक नई कैबिनेट आ चुकी है। लेकिन बीजेपी की इस नई फौज को चुनौती भी नई मिली है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आम आदमी पार्टी गुजरात में मौजूदगी दर्ज करा रही है और उसकी फ्लाइट लैंड होती है बीजेपी के किले सूरत में। सीआर पाटिल और हर्ष सांघवी का सूरत, जहां 2021 के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी 27 वार्ड में जीतकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाती है। इसके अलावा सूबे की अलग अलग निकायों के 47 और वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते हैं और तब से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी अपना प्रचार तेज कर रही है और इसने पहले चरण को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है और इसीलिए विस्तार से बात भी हो रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस से पूछिए तो वो इंटरव्यूज में बार बार आम आदमी पार्टी को मुकाबले से बाहर बताते हैं और एक दूसरे को ही मुख्य प्रतिद्वंदी बनाते हैं। लेकिन चुनाव की तासीर क्या रही? 3 चर्चित बयान सुनिए, आपको इन पार्टियों के प्रचार की लाइन लेंथ का कुछ अंदाजा लग जाएगा। पहला बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली से 25 नवंबर को खेड़ा जिले के महुदा में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष पर रैली करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 2002 में जो दंगाइयों को सबक सिखाया गया उसके बाद स्थायी शांति आ गई है। सुनिए। अब 2002 में कांग्रेस आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં अखंड शांति की स्थापना करी है। गोधरा में ट्रेन में कार सेवकों को जलाया गया और उसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसके कुछ महीने बाद हुए चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटें जीती और जो नरेंद्र मोदी आला कमान की पसंद पर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे वो जनता की मुहर के साथ मुख्यमंत्री बन गए। 2002 के बाद से बीजेपी इस रिकॉर्ड को छू नहीं पाई है, उसकी सीटें घटी हैं। इस साल बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के बाद पार्टी ने इस विषय को यानी गुजरात दंगों को और उसके बाद की जिसको हम अंग्रेजी में आफ्टर मैथ कहते हैं शुरू में ज़्यादा तूल न देने की कोशिश की थी। इसीलिए जब अमित शाह ने 2002 की याद दिलाई तो सबका ध्यान गया। बात इस पर भी हुई कि क्यों बीजेपी इस पर बात करती है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, क्यों वो शहरी मतदाताओं को खास तौर पर उस दौर की याद दिलाती है जो 4-5 दशक तक चला, जिसमें छुरेबाजी और सांप्रदायिक दंगे एक एनुअल कैलेंडर सा बन गए थे। तो बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस फैक्टर को उभारती है तो विपक्षी दल उसको इसी मुद्दे पर घेरते हैं। हम लगातार आपको विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सुनाते रहे हैं। बिल्किस बानो मामले में किस तरह की लापरवाहियां हुई, किस तरह की पक्षधरता हुई, कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की, ये भी आपको बताते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो अपनी रैलियों में विकास योजनाओं का ही जिक्र ज्यादा करते सुनाई दिए हैं, लेकिन जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें रावण बुलाया तब जरूर उन्होंने पलटकर कह दिया कि कांग्रेस राम को नहीं मानती। इसके अलावा कुछ छिटपुट उदाहरण और मिलते हैं। अब चलते हैं दूसरे बयान की तरफ। 21 नवंबर को सूरत में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी का फर्क बताया। सुनिए। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यह जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है, वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहे कि आप वनवासी नहीं हो,
आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। दक्षिण गुजरात में आदिवासियों की बात राहुल ने यूं ही नहीं की। इस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय का परंपरागत समर्थन कांग्रेस को मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी के दौर में भी आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत रही, तो उनकी चिंता अपनी पारंपरिक सीटों को, वोटों को बचाने की थी। लेकिन पुराने तरीके से नए काम करने में कई बार आपके सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं। हम नए तरीके यानी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की लाइन पर चलते हुए गुजरात में भी जन कल्याण के अपने आइडिया का प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी बहस में रेवड़ी शब्द को ऐसे ही लेकर नहीं आई थी, लेकिन 26 नवंबर को केजरीवाल ने कह ही दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। गजब का नजारा देखा गया जब हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नजारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था और उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। केजरीवाल ओपीएस की बात कर रहे हैं, हिमाचल में इसी तरह की बात, या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करती रही है। पर इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने यह सवाल भी पूछा कि मुस्लिमों से जुड़े प्रश्न जैसे सीए का प्रश्न, जैसे बिल्किस बानो को न्याय का प्रश्न, इस पर अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इन सब बयानों के बीच बढ़ते बढ़ते बात आज के दिन तक पहुंची, यानी पहले फेज की वोटिंग का दिन। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बसपा ने 57 और एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो द्वारका जिले की खंभालिया सीट पर आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, सूरत के कतारगाम से आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा, सूरत के मजूरा से गुजरात सरकार में गृह मंत्री हर्ष सांघवी और भावनगर ग्रामीण से 5 बार के विधायक पुरुषोत्तम सोलंकी का नाम शामिल है। शाम 5 बजे तक की जानकारी के मुताबिक पहले चरण में कुल 59.24% वोटिंग हुई थी। ये आंकड़ा बढ़ेगा, फाइनल आंकड़े 8-9 बजे तक आ पाते हैं। वोटिंग के दौरान नवसारी जिले से मारपीट की खबर भी आई। नवसारी से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल ने आरोप लगाया कि उन पर कुछ अनजान लोगों ने हमला किया, जिसमें 4-5 वाहनों को नुकसान पहुंचा और पीयूष के सर में चोट आई। ये सीआर पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका इलाका है। हमले का आरोप पीयूष ने कांग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल के समर्थकों पर लगाया। अनंत नदी आंदोलन समेत कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद थाने में नारेबाजी हुई और अलग अलग शिकायतें दी गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने सुबह कतारगाम विधानसभा में जानबूझकर वोटिंग को धीमा करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कतारगाम विधानसभा में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और एक लड़के से सत्ता डर गई है। इससे पहले बीते दिन यानी 30 नवंबर को भी सूरत में आम आदमी पार्टी के एक और प्रत्याशी अल्पेश कथेरिया जो वराछा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। अल्पेश ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि वराछा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुमार कनानी के समर्थक प्रचार सामग्री के साथ शराब की बोतलें बांट रहे हैं। अल्पेश ने कहा इसकी जानकारी पुलिस और चुनाव आयोग को फोन पर दी थी, जिसके बाद सामग्री जब्त कर ली गई। दर्शक याद रखें, कागजों पर गुजरात में शराबबंदी है। यहाँ तक आते आते औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं और बारी आती है मुद्दों की। मुद्दे क्या थे, हम आपको अपनी ओरिजिनल रिपोर्ट्स के आधार पर बताएंगे। सौराष्ट्र कच्छ इलाके में रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे हमारे साथी अभिनव और अमतेश। अभिनव से समझिए कैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों के मुद्दे अलग अलग हैं। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों में चिंताएं हैं कि आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करती है वो किसके वोट काटेगी। पहली बार तीसरी पार्टी इतने बड़े पैमाने पर एंट्री की, इतना एग्रेसिव प्रचार किया है, तो वो किसका वोट काटेगी उससे नतीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। रही बात मुद्दों की, तो गाँव में मुद्दा महंगाई का है। 1100 का महंगा सिलेंडर का बाटला लोगों को फ़र्क पहुंचा रहा है, लोग उसकी बात करते हैं। अब ये गांव का है, किसानों के लिए अपनी पानी और ज़मीन की अलग अलग उनको खाद की वो उनके मुद्दे हैं। व्यापारी वर्ग का मुद्दा है कि उनका जीएसटी, उनके साथ जो इनकम टैक्स की रेट पड़ती है वो कैसे वो उसको टैकल करेंगे, उनके लिए वो मुद्दा है। जो
ग्रामीण वोटर है और जो शहरी वोटर है, उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच जो है एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में हमें नज़र आता है, वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर, जो सारे फैक्टर पे भारी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बीजेपी किसी से बात करते हैं तो वो मोदी का नाम लेते हैं, वो भूपेंद्र पटेल का नाम नहीं लेते, वो CR पाटिल का नाम नहीं लेते, वो सीधे बोलते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र काका। गाँव में कई लोग ऐसे मिले जो नरेंद्र काका कहते हैं। एक नेता के लिए ये उपलब्धि होती है यदि वोटर उसके साथ अपना निजी रिश्ता जोड़ ले, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मफलर मैन बताने वाले लोग हों या गुजरात में मोदी काका बोलने वाले लोग। आज जिन 19 जिलों में वोटिंग हुई उनमें से 7 जिले ऐसे थे जो दक्षिणी गुजरात में थे और वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे साथी रणवीर और जेरी। कौन से जिले हैं ये? सूरत, भरूच, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी और नर्मदा। इनके मुद्दों के बारे में रणवीर से सुनिए। कि चुनाव बहुत रोचक है, और रोचक क्यों है? क्योंकि इन 7 में से एक सूरत ऐसा ज़िला है जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर कह सकते हैं, हीरो का शहर है, ज़्यादा विधानसभाएं हैं, 16 विधानसभाएं हैं, और बाकी जितने भी ज़िले हैं 6, इन 6 ज़िलों में ज़्यादातर आबादी आदिवासियों की है। ये जो इलाका है ये कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी ज़रूर की, लेकिन अब भी जो संघर्ष है पार्टियों का वो बहुत ज़्यादा है। और इस बार आम आदमी पार्टी ने आकर के इस जो खेल है, राजनीतिक खेल, इस खेल को रोचक बना दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूरत ज़िले में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी में उथल पुथल हुई, जिस तरह से प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया, उसके बाद पार्टी की छवि थोड़ी ख़राब ज़रूर हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को भुनाने में भी कोई कोर कसर छोड़ती नहीं दिखाई दी। वहीं कांग्रेस अपने पुराने गढ़ में फिर से वोटर्स को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती दिखाई दी कि एक बार मौका दीजिए, हम विकास करके दिखाएंगे। तो तमाम मुद्दे थे, हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, छोटी छोटी सभाओं से लेकर के बड़ी सभाएं, रोड शो, ये सब कुछ हुआ। तमाम यूपी बिहार के बड़े नेताओं को भी यहाँ पे लगाया गया। क्या इंडस्ट्रियल इलाकों में रहने वाले लोग, मजदूर वर्ग के लोग, जिनको सांख्यिकी में और योजनाओं के दस्तावेजों में शहरी गरीब कहा जाता है, उनको आम आदमी पार्टी लुभाने में कामयाब होगी या बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखेगी? और उस ट्राइबल बेल्ट का क्या, जहां अब तक मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था और ज़्यादातर जगह कांग्रेस भारी रहती थी, क्योंकि यहां पर भी बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और कई सांख्यिकी विदों का माने तो इस त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी को लाभ हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का वोट 2 खेमों में बंट सकता है। तो ऐसी कई व्याख्याएं हैं, पर कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि दक्षिणी गुजरात क्या अब भी भाजपा का मजबूत गढ़ बना रहेगा? ये सवाल हमने पूछा दशकों का अनुभव रखने वाले संपादक अजय उम्मट से। सुनिए। इस बार अब 25 का जो स्कोर है वो भारतीय जनता पार्टी मुझे क्रॉस करते हुए नहीं नजर आ रही साउथ गुजरात में। उसकी वजह यह है कि एक तो आम आदमी पार्टी जो है वो सूरत में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां वो बीजेपी के सामने सीधी फाइट में है, जैसे वराछा है, करंज है, कतारगाम है, कामरेज है और ओलपाड़। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कट्टर फाइट है और हो सकता है 1 या 2 सीट आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत सकती है, उनको काफी उम्मीद है। दूसरी जो सीट है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में डेडियापाला वाली सीट है, जहाँ चैतर वसावा, जो छोटू भाई वसावा बीटीपी पार्टी के एक राइट हैंड माने जाते थे छोटू वसावा के, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से और वो भी शायद जीतने की उम्मीद है। तो ये 2 सीट जो है वो जाएगी, जो जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और एक सूरत ईस्ट में एक मुस्लिम कैंडिडेट है असलम साइकिल वाला, जो मुस्लिम बाहुबली का विस्तार और मुस्लिम वोटर्स का बाहुल्य वाला विस्तार है, वहां भी वो सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। तो 3 सीट का नुकसान मुझे सूरत सिटी में बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्राइबल में देखिए वोटिंग जिस पैटर्न से अर्बन एरिया से ज्यादा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा है। वहां पर एक एरिया है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार तापी पार लिंक प्रोजेक्ट लाना चाहती थी, जिसका आदिवासियों का काफी विरोध था, और उसकी इफेक्ट जो है वांसदा, धर्मपुर, व्यारा, ये 4 जो सीट है ट्राइबल की, वहां पर होने की उम्मीद है। तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनको ये 4 सीट मिल सकती है। मतलब बीजेपी को साउथ गुजरात में थोड़ा नुकसान 4 से 5 सीट का होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह कांग्रेस का वोट भी बढ़ सकता है, बट सकता है। तो अब मसला यही है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसके खाते में कितना उतार चढ़ाव होगा और उसका टोटल टैली पर कितना असर पड़ेगा।
एक नई एंट्री ने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समीकरणों को बदल दिया है। पर क्या पार्टी वाकई अपने लिए नई जमीन तैयार कर पाएगी? हमने पूछा पत्रकार देवांशी जोशी से। इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावी रही है आम आदमी पार्टी चुनाव का प्रचार करने में, और इसीलिए यहाँ एक कॉमन फैक्टर, जो कॉमन थ्रेड से अगर सभी को जोड़ा जाए तो वो एक फैक्टर ये है कि तीसरी पार्टी का आना गुजरात में और एक्टिवली वहां पे लोगों को डाइवर्ट करना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ जो 89 सीट्स है वो डिसाइड करेगी कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में एंटर हो रही है या एंट्री उनकी नहीं हो रही, क्योंकि इसके अलावा जो सेकेंड फेज में चुनाव है वहां कहीं भी आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, उनके अध्यक्ष गोपाल इटालिया तो वो सूरत से लड़ रहे हैं कतारगाम से, उनका एक प्रभावी पाटीदार चेहरा अल्पेश कथीरिया वो वराछा सीट से लड़ रहा है, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी जाम खंभाड़िया से लड़ते हैं जो कि सौराष्ट्र में पड़ता है। तो इन तीनों सीटों से वो भी समझ में आएगा। जनता के मुद्दों में ज्यादातर सौराष्ट्र में किसानी करते हैं लोग, तो कृषि को लेकर उनकी जो समस्याएं थी, जो हालांकि कंपैरेटिवली 2017 की तुलना में कम थी, तो इसलिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुद्दा ये रहेगा, वहां के युवाओं को रोजगारी की समस्या हमेशा से रही है, क्योंकि वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। जामनगर मुंद्रा को आप छोड़ देते हैं तो वो भी एक समस्या है। आदिवासी इलाकों में वोटिंग ज्यादा हो रही है हमेशा की तरह, तो 3 बजे के करीब वहां 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और वहां अगर आप इलाके देखते हैं तो वहां वोटिंग कम हुई थी। तो ओवरऑल देखकर हम समझने की कोशिश करें तो ये पहला फेज ऐसा है कि जो डिसाइड करने वाला है कि इतना जो भारी भरकम माहौल बनाया था आम आदमी पार्टी ने, वो वाकई में कुछ काम कर रहा है, एंट्री हो रही है उनकी विधानसभा में, या फिर वो वहीं के वहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पत रखने का काम किया था शहरी इलाकों ने, इसलिए आज पहले चरण में जब ये खबर आई कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रह सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित नजर आई। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपील भी कर दी आज कि लोग ये मानकर ना चलें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और इसी अपील के बाद इन व्याख्याकारों को भी नया मुद्दा मिल गया। अमित शाह ने कहा, घर से निकलकर वोट डालें। बीजेपी ने किन शब्दों में अपनी राय पहुंचाई लोगों तक, और क्या शहरी इलाके उनका अभेद्य दुर्ग बने रहेंगे, ये भी आप सुनिए विशेषज्ञ से। बीजेपी का पूरा फोकस था अपने ट्रेडिशनल मुद्दों को लेकर कि 2002 में दंगे हुआ करते थे, उससे पहले जिमखाना में AK-47 चला करती थी, अहमदाबाद में लतीफ हुआ करता था, पोरबंदर में ये गुंडा था, सूरत में ये था, बड़ौदा में ये था, और हम आए और हमने सुरक्षा दी। परेश रावल जब आते हैं, उनके स्टार प्रचारक, तो बोलते हैं कि आप महंगाई से निपट लेंगे, लेकिन क्या करेंगे अगर आपके बाजू में कोई रोहिंग्या रहने आ जाता है तो। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो बताते हैं कि कांग्रेस ने तो इतना बुरा करके रखा था, मैंने आके उसको संभाला है। अमित शाह आते हैं तो उनके भाषण का ऑलमोस्ट हिस्सा उसी बात पे फोकस करता है कि सुरक्षा व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति थी, चुनौती थी, हमने आकर उसको संभाला है। लेकिन इसी मुद्दों पे तो 2002 के चुनाव भी लड़े गए थे, 2007 के भी लड़े गए, 12 के भी लड़े गए, 17 के भी लड़े गए। तो एक ट्रेडिशनल मुद्दा की जो भाजपा हर बार उठाती है, इस बार भी उठाया है। इस बार अलग थोड़ा ये रहा फर्स्ट फेज में कि प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां किसी ने नहीं की थी ज्यादा, जो कमी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कर दी जब उन्होंने पीएम को रावण बताया, और उसके बाद पीएम ने फिर उस पे शुरू कर दिया कटाक्ष कि भाई ये तो राम के विरोधी है और मुझे रावण बताते हैं। तो एकदम ट्रेडिशनल जो चुनाव रहता है, तो वो बस बिल्कुल सेम ऐसा, वही मुद्दे, वही सवाल, वही जवाब, उसी के आसपास रहा। आपने विशेषज्ञों को सुना, अब हमारी सुनिए। नौजवानों का मुद्दा है कि सरकारी नौकरियां, उसमें बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसको लेकर वो नाराज हैं। कई नेताओं का नाम उठाते हैं और बताते हैं कि इन्होंने हमारे मुद्दों को उठाया। प्रेक्षकों ने कहा कि यह पहली बार हुआ कि कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कमलम तक अपने विद्रोह को ले गया। उनका इशारा आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की तरफ था, जिसका नेतृत्व ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया कर रहे थे। पर फिर एक काउंटर थ्योरी आई कि ये जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, ये तो पूरे चुनाव के दौरान अपनी अपनी सीटों पर ही केंद्रित रहे। आलम यह था कि सूरत में आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी रैली हुई, उसको ईसुदान गढ़वी ने द्वारका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सूरत की रैली में बड़ी भीड़ दिखी,
पर इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई गई कि उनके जो सबसे कद्दावर कैंडिडेट हैं, जिसमें अल्पेश कथेरिया से लेकर मनोज सोरठिया और गोपाल इटालिया तक शामिल हैं, उन सब की ये कंबाइंड रैली थी। तो ये दोनों तरफ की थ्योरी दी गई। एक मुद्दा मैंने आपको बताया जो सरकारी इम्तिहानों से जुड़ा है, किसानों से जुड़े मुद्दे, जिसमें कपास और मूंगफली के दाम और पर्याप्त दाम न मिलने की शिकायत, जो हमने 2017 में भी सुने थे, 2022 में भी। भारतीय जनता पार्टी कहती है पानी सब जगह पहुंचाया, लेकिन ट्राइबल इलाकों में यही पानी, रिवर लिंकिंग जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे, एक बड़ा मुद्दा बन गया। मालधारियों का मवेशियों को लेकर जो नया ड्राफ्ट आ रहा था, कानून आ रहा था, उसको लेकर विरोध भी सामने आया, जिस पर फिर बीजेपी सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे। महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन इन सब मुद्दों के बरक्स नरेंद्र मोदी का केंद्र में प्रधानमंत्री होना, ये एक प्रभावी फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सांगठनिक क्षमता पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि उनको पन्ना प्रमुख से लेकर हर तरफ ये पता है कि कौन सा वोटर है जो उसके साथ है और किस तरह से वोटिंग करवानी। जहाँ तक स्लो वोटिंग की बात है, राजकोट में अपने प्रचार के आखिरी दिनों में जहाँ पर नरेंद्र मोदी भी पहुँचे थे, वहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ तो एक ट्रेंड है कि 1 बजे से 4 बजे के बीच, मजाक के तंज के लहजे में उन्होंने कहा, जो भिखारी भी अगर कोई होता है तो वो अपना कटोरा उल्टा रख के सो जाता है कि भाई 4 बजे के बाद भीख देने आना। यानी ये जब उनके जीवन शैली में है, तो इसीलिए 4 बजे के बाद वोटिंग के लिए लाइनें भी एकदम से बढ़ जाती हैं। इसलिए हमने आपको कहा वोटिंग परसेंटेज बताते वक्त कि अभी ये जो आंकड़ा आ रहा है वोटिंग परसेंटेज का, इसमें बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने निरंतरता, स्थायित्व और लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को लगातार ये असर्ट करने में लगी रही कि हम ही बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। चुनाव में अभी एक फेज बाकी है, जिसमें उत्तरी गुजरात और अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे इलाकों में, और इसके दाईं तरफ जो इलाके पड़ते हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं, अरवली, महिसागर से लेकर नीचे पंचमहल तक के, उनमें अभी वोटिंग होनी बाकी है। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हमारे पॉलिटिकल शो नेता नगरी में तो लगातार चर्चा होती रहेगी। अब हम दिन की बड़ी खबर से सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी अर्थव्यवस्था के मोर्चे से है। कल हमने आपको ललन टॉप शो में बताया था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ रही है, पर आज एक राहत भरी खबर भी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर के महीने में जीएसटी की वसूली में 11% की बढ़त हुई है। नवंबर में सरकार के पास जीएसटी के जरिए 1,45,867 करोड़ रुपए आए। ये लगातार 9वां महीना है जब सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जीएसटी वसूला है। दूसरी सुर्खी G20 के आयोजन से जुड़ी है। भारत अगले साल होने वाली G20 समिट की मेज़बानी करेगा, ये तो आप जानते ही हैं। G20 यानी दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह। हर साल इसकी मीटिंग होती है। इस साल ये 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। ताज़ा अपडेट ये है कि आज 2023 के लिए भारत ने G20 समूह की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से ग्रहण कर ली है। अगले साल देश भर में करीब 55 स्थानों पर 200 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी। G20 की पहली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित होगी। आज ही के दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अध्यक्ष पद को भी ग्रहण किया। भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का सदस्य बना है अध्यक्षता के रूप में, और इसी महीने हमारी सदस्यता खत्म भी हो जाएगी, यानी ये टेन्योर पूरा हो रहा है। तीसरी सुर्खी जुड़ी है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर में नजरबंद हैं और परिवार वाले उनके लिए चिंतित हैं। कतर की नौसेना को ट्रेन कर रहे ये लोग किस आरोप में नजरबंद है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आज विदेश मंत्री ने इस विषय पर बात करते हुए कहा कि कतर स्थित भारतीय दूतावास इस विषय को सुलझाने में लगा है और अब नजरबंद भारतीय हफ्ते में एक दिन परिवार वालों से मिल पा रहे हैं। भारतीय दूतावास के माध्यम से आगे की कार्रवाई भी हो रही है। खबरों का सिलसिला आज यहीं पूरा होता है। गुजरात में ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। इसके साथ साथ हमने जो दिल्ली में नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं, एमसीडी के इलेक्शंस, उनकी कवरेज भी शुरू कर दी है। ललन टॉप के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप ये देख सकते हैं। और अगर आपकी गुजरात चुनाव में विशेष दिलचस्पी या हिमाचल चुनाव में रही है तो हमारी जमघट सीरीज देखना ना भूलें, जिसमें सत्ता के दावेदारों से विस्तार में सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा
वही अपील जो बार बार की जाती है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप रोज रात 9 बजे लाइव क्विज खेल सकते हैं, मौके पर इनाम जीत सकते हैं, अपनी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भांप सकते हैं, और ऐप पर ही आपको लल्लन टॉप का प्रीमियम कंटेंट सबसे पहले मिलता है। जल्द ही नेता नगरी, दुनियादारी और जैसा आप ये लल्लन टॉप शो देख रहे हैं, ये समेत और गेस्ट इन द न्यूज रूम समेत, किताब वाला समेत सारा कंटेंट आपको सबसे पहले 1 दिन 2 दिन पहले भी ऐप पर नजर आएगा। तो ऐप डाउनलोड करना घाटे का सौदा नहीं है। अब रुखसत करता हूं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर, हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।